स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। क्या बिहार चुनाव से पहले संविधान बदल दिया जाएगा? यह सवाल इस वक्त सियासत में सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। देश में एक बार फिर भगवा ब्रिगेड वर्सेस सेक्युलर ब्रिगेड की सियासी जंग शुरू हो गई है। मामला शुरू हुआ आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान से, जहां उन्होंने इमरजेंसी के दौरान संविधान में बिना चर्चा किए सोशलिज्म और सेक्युलर शब्द डाले जाने का जिक्र किया और उस पर एक बार फिर से विचार करने की बात कह डाली। होसबोले ने 50 साल पहले की बात की, लेकिन कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों ने पीछे की बात छोड़ दी और आगे की बात पकड़ ली। नैरेटिव बनाने में जुट गए कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान छीन लिया जाएगा, लोकतंत्र अब खतरे में पड़ गया है। ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से लगातार बताई जा रही हैं। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से लेकर प्रमोद तिवारी तक ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है, उन्हें संविधान विरोधी करार दे दिया। यहीं से एक बार फिर सियासत में संविधान सुनाई देने लगा। अब सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव के लिए सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ लग गया है? सवाल यह भी कि क्या संविधान वाला नैरेटिव एक बार फिर बीजेपी को डेंट करने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं कैसे दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इस इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। आज भी आरएसएस के एक बड़े नेता ने संविधान बदलने की बात की है। आज एक आरएसएस के नेता ने संविधान को भी बदलने की बात की है। आरएसएस भाजपा वाला बड़ा भारी लोग चाहता का है संविधान रहे इस देश में। ये तो आरएसएस के लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। अब लोकतंत्र कहां बचेगा? जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। अब ये बहस लंबी हो चुकी है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है और विपक्ष अब ये कह रहा है कि ये सरकार संविधान विरोधी है और संविधान एक बार फिर से खतरे में आ गया है। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव तुली, राजनीतिक विश्लेषक, फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM हमें ज्वाइन करेंगे, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कंचना यादव, प्रवक्ता RJD। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, ऐसा क्यों होता है कि दिल के अरमां जुबां पर आते हैं, हंगामा मचता है और फिर ये आंसुओं में बह जाते हैं? देखिए प्राची जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही ये बात बताई कि
माननीय दत्तात्रेय जी की जो बातें थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और पूरी बातों को इस ढंग से प्रसारित करने की कोशिश हो रही है कि जैसे संविधान संशोधन, ये हल्ला, ये विपक्ष का प्रोपोगंडा आज का नहीं है, ये पहले से भी है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि साहब, इस देश के अंदर जब से भारत स्वतंत्र हुआ है संविधान में कितने संशोधन हुए और किसने किए? सैकड़ों संशोधन इस कांग्रेस पार्टी ने किए और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के अंदर जिस तरह का संशोधन किया है, और ये जो दो शब्द है सेकुलरिज्म और समाजवाद, ये कहां से आए? ये तो उस दौर में, उस दौर के अंदर न संसद थी, यहां एक पार्टी अपने आप संविधान की मूल प्रस्तावना में संशोधन कर देती है, आत्मा में संशोधन करती है। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान निर्माता जो थे उन्होंने तो नहीं लिखा इसको। ये मेरे पास एक चार्ट है, 42वां संशोधन। इसको यदि आप देखेंगे प्राची जी, तो 42वें संशोधन में 57 संशोधन है, लगभग 400 प्रावधान अनुच्छेद पूरे अपने संविधान में। 57 संशोधन केवल 42वां एक संशोधन से किया गया है। ये किस तरह का मजाक था? पूरे देश के संविधान को आपातकाल के दौरान बंदी बना दिया, हत्या कर दी इस कांग्रेस पार्टी ने। और यहां बैठे हैं घनश्याम तिवारी, बैठे हैं आरजेडी के भी बैठे हैं, ये भी हमारे साथ उस समय थे, इस आपातकाल के विरुद्ध ये भी जेल गए थे। आज अलग बात है कि यह अवसरवादिता है या वोट बैंक की राजनीति जो साथ खड़े हैं। इस देश में संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा मेरा जो प्रश्न आपसे था के शर्मा जी, वो प्रश्न यही तो था। कांग्रेस ने गलतियां की, आपातकाल लगा और आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन किए गए। मैं तो आपकी बात मान रही हूं, मैं कहां इनकार कर रही हूं। मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे जुड़े हुए नेताओं को लेकर, मैं सवाल पूछ रही हूं आरएसएस के बयान को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, कांग्रेस ने तो चलिए गलतियां कर दी, आप क्या करना चाह रहे हैं? ऐसे बयान बार बार क्यों दिए जाते हैं? भारी पड़ चुके हैं एक बार आपको ऐसे बयान। भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान जो है वो सर्वोच्च पुस्तिका है और वो हमारा धर्म है। संविधान हमारे लिए वो एक धर्म के समान है और उसमें किसी भी प्रकार की चीजें संभव नहीं। ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस फैलाती रहती है, हमारे साथ ये आज नहीं हो रहा है। और केवल आपातकाल में संशोधन नहीं हुआ, आपातकाल के दौरान प्राची जी, जब 1948 संविधान बना ही था, 1949 में पहला संविधान संशोधन नेहरू जी ने किया। के शर्मा जी, अगर ये प्रोपेगेंडा भी कांग्रेस का है, अगर ये प्रोपेगेंडा भी विपक्ष का है, तो आप इसे वक्त रहते डिफ्यूज क्यों नहीं करते हैं? के शर्मा जी, आप वक्त रहते, आपकी पार्टी वक्त रहते जनता को क्यों नहीं समझा पाती है? लोकसभा चुनावों में, हाल ही के लोकसभा चुनावों में आपको कितना डेंट हुआ विपक्ष के इस नैरेटिव से, आप जानते हैं अच्छे। आप समझाइए ना, खुलकर आइए, आप देरी क्यों कर देते हैं ये समझाने में? हम तो बिल्कुल जनता के बीच जाकर समझाएंगे भी। इनके प्रोपेगेंडा को हमने पहले भी समाप्त किया है। मुझे वो बिहार चुनाव याद है, उस समय भी यह प्रोपेगेंडा हुआ था। तो उस प्रोपेगेंडा के तहत हम फिर से जाके लोगों को समझाएंगे। आज हमें पता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि लालू जी भी जेल में थे इसी संविधान के, मौका कौन देता है के शर्मा जी? मौका कौन देता है? मैं वही बात कहना चाहता हूं कि जब संविधान सरकार बनी, पहले ही पहला सरकार बना इस देश में नेहरू जी के नेतृत्व में, तो सबसे पहला जानते हैं संशोधन क्या हुआ था? वक्फ बोर्ड अधिनियम में। अरे सर, मैं जानती हूँ क्या संशोधन और यहाँ से चालू होकर मेरे सारे पैनलिस्ट को पता होगा, बस इतना बता दीजिए के शर्मा जी, मौका क्यों देते हैं आप? बता दिया। जब विपक्ष मौका लपकने के लिए बैठा है तो आप ही की तरफ से क्यों बयान आते हैं सारे संविधान को लेकर? के शर्मा जी, आपके तमाम नेताओं के बयान 2024 के लोकसभा चुनावों में कोट करता था विपक्ष, और आज होसबोले साहब का बयान कोट कर रहा है विपक्ष। मौका कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। ही ये देश चलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। जो भी परिवर्तन है वो यदि
मान लीजिए जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन इनके समय जिस तरह से हुए हैं, हमारे कार्यकाल में चलिए जो संविधान ने अब बताइए कंचना जी, आप बताइए, चुनाव है तो क्या आप लोगों को मौका मिल गया कि भाई ये फिर से खेलेंगे ये कि संविधान बचाओ, भारतीय जनता पार्टी है तो संविधान एक बार फिर से खतरे में आ गया है, असल बात को छुपाकर क्या एक बार फिर से फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाएगी? नहीं प्राची जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये बार बार संशोधन कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संशोधन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद संविधान ने ग्रांट किया है कि समय के साथ सरकारें संशोधन करती रहेंगी, लेकिन संशोधन क्या होगा इस बात पर जोर दिया जाता है। जैसे कि जब ये आप सेक्युलरिज्म और आपको सोशलिस्ट टर्म से प्रॉब्लम है और बार बार इसको प्रियम्बल से आप हटाने की बात करते हो, तो ये कोई इमरजेंसी के टाइम पे आया हुआ वर्ड नहीं है। पहली बात तो आप झूठ फैला रहे हैं और आधा झूठ फैला रहे हैं। फैलाना है तो पूरा झूठ फैलाइए। 1946 से लेकर 1950 तक संविधान सभा की डिबेट में इस बात पर डिबेट होता रहा कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी, नेहरू जी और केटी साहब, 3 लोग का ये अमेंडमेंट था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पर डिसएग्रीमेंट हुआ कि फ्यूचर में इसको ऐड कर दिया जाएगा, फ्यूचर की सरकारें ऐड करेंगी। 1960 से लेकर 1970 तक जेपी नारायण, लोहिया जी, सबकी मांग थी कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट टर्म जो प्रियम्बल में ऐड किया जाए। इमरजेंसी लगा, जनता पार्टी, सोशलिस्ट लीडर इसके खिलाफ थे। उस समय इंदिरा गांधी जी ने दबाव में उनकी मांग को मानकर फिर प्रियम्बल में ऐड किया था। ये कोई इमरजेंसी में आया हुआ टर्म नहीं है, यह टर्म सोशलिस्ट लीडरों की मांग है जो कि आजादी के पहले से चल रही थी। तो इसको आप दुरुस्त करिए। झूठ फैलाना है तो झूठ अच्छे से फैलाइए और सच बताना है तो सच अच्छे से बताइए। और फिर वो 1973 में केशवानंद भारती केस में खुद कोर्ट ने कहा था, अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब, कि सोशलिस्ट और सेकुलर ये टर्म जो है ये संविधान का एक नेचर है और उससे उसे कोई आपत्ति नहीं थी। फिर बोमई केस में उसको रिपीट किया 1994 में। तो क्या आप कोर्ट को नहीं मानते हो? क्या आप कोर्ट को नजरअंदाज करते हो? जब प्रिंसिपल ही, जब हमारा पूरा संविधान ही सेकुलर और सोशलिस्ट है, हमारा संविधान कहता है कि स्टेट सरकार डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर सकती किसी रिलीजन में, किसी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती, तो आप किस बात से आपको आपत्ति है? आप बताइए, आपको अमेंडमेंट से आपत्ति है? अब देखिए कंचना जी, आप इतना इतिहास पढ़कर आई ही हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का जिक्र कर ही दिया है, तो उसमें अंबेडकर साहब का क्या स्टेक था ये भी बताई दीजिए मेरे दर्शकों को। जब सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, बहस हो रही थी और एक पक्ष ये चाहता था या कुछ नेता ये चाहते थे कि इन शब्दों को इंक्लूड किया जाए हमारे प्रियम्बल में, उस वक्त क्या था अंबेडकर जी का टेक, ये भी बताई दीजिए मेरे दर्शकों को, आसानी रहेगी समझने में। और मैंने आपको बताया कि केटी शाह जी अमेंडमेंट पेश किए कि प्रियम्बल में ये टर्म होना चाहिए। उस पर नेहरू जी एग्री करते हैं कि हाँ होने चाहिए, और अंबेडकर जी कहते हैं कि मोर ये लाइक आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरह हो सके इसको प्रियम्बल में ना ऐड करके, और हमारा संविधान ऑलरेडी ये कह रहा है कि हम सोशलिस्ट और सेकुलर हैं। लेकिन बाद में जब डिबेट हुआ तो अंबेडकर जी बोले कि इसको प्रियम्बल में भी ऐड किया जा सकता है, संविधान में भी हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं फ्यूचर की सरकार ऊपर। तो अंबेडकर जी का ये स्टेटमेंट था, ये एग्रीमेंट था। अगर आप कुछ और कोट करना चाहते हैं कर सकती हैं। नहीं, मैं कुछ और कोट नहीं करना चाह रही कंचना जी, मैं भी अंबेडकर जी को ही कोट करना चाह रही हूँ और मैं भी फैक्ट को ही कोट करना चाह रही हूँ। मैं कोई नई बात तो लेकर आ नहीं जाऊंगी आपके सामने, और आप जब इतना पढ़ लिख कर आई हैं तो कोई यहाँ झूठ भी बोलेगा, कोई प्रोपेगेंडा भी चलाएगा तो आप झट से पकड़ लेंगी कंचना जी। जहां तक मेरी जानकारी है, अंबेडकर जी ने यही कहा था कि ऐसे विशिष्ट शब्दों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में जब पहले से ही राइट टू रिलीजियस है, फ्रीडम टू रिलीजियस है, फ्रीडम टू रिलीजन है, तो ऐसे विशिष्ट शब्दों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अब या तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग शामिल थे वो नहीं समझ पा रहे थे, या इंदिरा जी की समझ ज्यादा थी, इतना समझा दीजिए। नहीं, ये आप जिस विशिष्ट शब्द की बात कर रही हैं, ये विशिष्ट शब्द पे ही डिबेट था कि आखिर में क्या सोशलिस्ट और सेकुलर एक आइडियोलॉजी है या स्टेट का नेचर है, इस पर डिस्कशन चल रहा था। सोशलिस्ट और सेकुलर स्टेट का एक नेचर है, बाद में इस पर सहमति बनी थी कि कोई सरकार किस तरह से रूल करेगी, जो रिसोर्सेस है उस पर पब्लिक का जो ओनरशिप होगा, ये प्राइवेट ओनरशिप होगा, इस पर डिसाइड हो रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कंचना जी, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कंचना जी, लेकिन उस वक्त जब अम्बेडकर साहब ने, जब अम्बेडकर जी ने, जब B.R. अम्बेडकर साहब ने उस वक्त ये कहा कि ऐसे विशिष्ट शब्दों को संविधान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए या प्रियम्बल में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या उनसे भी इतर राय थी इंदिरा गांधी जी की? और चलिए ठीक, मैंने ये बात भी आपकी मान ली कि ये हमारे बेहतरी के लिए हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, ये पॉजिटिव एक संशोधन हुआ, तो बताइए ना कंचना जी, कितने डिबेट्स किए गए थे उस वक्त की सरकार
की तरफ से जब ये दो शब्द जोड़े गए थे, जैसा आज हम बैठकर डिबेट कर रहे हैं, बताइए कितने डिबेट्स किए गए थे उस वक्त सरकार की तरफ से? अगर आप ये सवाल पूछ रही हैं, आई टोटली एग्री विथ यू, क्या आप ये सवाल कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो मांग थी 1946 से थी कि सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट का नेचर होता है, जबकि आइडियोलॉजी नहीं। ये स्टेट कैसे गवर्न करेगी, पब्लिक कैसे ऑपरेट करेगी और कैसी इकोनॉमी होगी हमारी, कैसी इनइक्वालिटी को खत्म कर दी जाएगी, ये एक नेचर को दर्शाता है और इसीलिए प्रेम्बल में ऐड किया गया। वो भले एक दिन में ऐड किया गया। कंचना जी सुनिए, आप संविधान की गंभीरता को सबसे अच्छे से जानती हैं और आप लोगों को ही डर है कि भारतीय जनता पार्टी आगे संविधान को बदल सकती है। तो आप मुझे बताइए ना, क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है कि हमारे संविधान में दो महत्वपूर्ण शब्दों को इंक्लूड कर दिया जाए और किसी से चर्चा करना भी जरूरी ना समझा जाए? क्या वो गैर संवैधानिक नहीं था? क्या वो तरीका गैर संवैधानिक नहीं था? नहीं प्राची जी, अगर आपको लग रहा है वो गैर संवैधानिक था, 1946 से लेकर 1970 की मांग गैर संवैधानिक थी। जेपी अभी जयप्रकाश नारायण की बात हो रही थी, लोहिया जी की बात हो रही थी, अगर वो गैर संवैधानिक था एक दिन में ऐड कर दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है गैर संवैधानिक है अरे कंचना जी ट्विस्ट मत करिए ना, मैं तरीके पर सवाल पूछ रही हूँ। आप तो सबसे ज्यादा संविधान को पढ़ते हैं, आप संविधान को बचाने की आपने लड़ाई भी छेड़ रखी है, आप भारतीय जनता पार्टी से संविधान को बचा भी लेंगे। मैंने तरीके पर आपसे बात की, आप ट्विस्ट मत करिए शब्दों को। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि दो शब्द सेकुलर और सोशलिज्म अगर ये संविधान में जोड़ा गया तो कंचना जी क्या उस वक्त डिबेट्स हुई थी? क्या संवैधानिक तरीका अपनाया गया था? क्या हमसे आपसे पूछा गया था? क्या देश में किसी से पूछा गया था? क्या कोई सहमति बनाई गई थी? ये अभी आप इंसर्ट किया गया, उस समय इंसर्ट किया गया, आपको उससे प्रॉब्लम थी। अभी डिबेट नहीं हुआ, आपको उससे प्रॉब्लम है, आपको हम बताते। उसके बाद कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, कोर्ट ने कहा ये हमारा नेचर है, संविधान का नेचर है, इसको होने में कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक प्रिंसिपल संविधान का बताया। और अगर आपको नेचर से प्रॉब्लम है तो क्या बीजेपी के पास इतनी होल मेजॉरिटी थी? बीजेपी कहती थी नहीं, इसको इंसर्ट किया गया था गलत तरीके से। कंचना जी अब फिर ट्विस्ट कर देती हैं बातों को। यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और आपने अगर गौर किया हो तो के शर्मा जी से पहला प्रश्न मेरा यही था कि आप बताइए आप करना क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है? आप मेरे देश के संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं या आप सिर्फ ऐसे बयानबाजी करके हवाबाजी करना चाह रहे हैं? मेरा यही सवाल था पहला, लेकिन आप ट्विस्ट कर रही है मैडम। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्या संवैधानिक तरीका तब अपनाया गया था? आपके पास जवाब नहीं है ना इस बात का, क्योंकि संवैधानिक तरीका नहीं था ना, आपसे पूछा गया ना इस देश से पूछा गया, ये शब्द इंक्लूड कर दिए गए बस। अब ये पॉजिटिव है, इन शब्दों से हमारा प्रियम्बल मजबूत हुआ, ये अलग बहस है मैडम, इस पर बहस तो करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। के शर्मा जी एक छोटा सा काउंटर, फिर अन्य मेहमानों के पास में जा रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव बदलाव हुआ ना। उस दौर में जो अनैतिक कार्य हुआ, असंवैधानिक काम हुआ, आज उस पे वोट बैंक के कारण से ये इनके सहयोगी दल खड़े हैं उनके साथ। आप सदन के अंदर, उस समय सदन के अंदर विपक्ष था ही नहीं, वो तो सब जेल में बंद थे, ठूस दिए गए थे। और आप मनमानी तरीके से पूरे प्रस्तावना के प्रेम्बल से लेके, संविधान के प्रस्तावना से लेके सभी चीजों में आप जो है अंतर करते चले गए और बदलाव करते चले गए। और आज हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। ना आज आप उस दिन आपने विपक्ष से बात की, ना सदन चल में किया। आप तानाशाही सरकार एक बैठी हुई, आपातकाल में एक तानाशाह की सरकार, और वो बैठ के इसको कर रही है। और मुझे आश्चर्य है कि आज आरजेडी के लोग, उनके प्रवक्ता उसका समर्थन कर रहे हैं। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए के शर्मा जी, फिर अन्य मेहमानों को इंक्लूड कर रही हूँ। बस एक स्पष्ट एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगी, किस रूप में ये सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द को लेकर, इन दो शब्दों को लेकर जो बहस छिड़ी है, के शर्मा जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक बार सुन लीजिए। आपका टेक भी बड़ा क्लियर हो जाएगा, मेरे दर्शकों के सामने भी क्लियर हो जाएगा, सवाल का जवाब आ जाएगा। ये सेक्युलर और सोशलिज्म को लेकर जो एक बहस छिड़ी हुई है, क्या इनसे इत्तेफाक नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी? क्या इन दो शब्दों पर बहस होनी चाहिए? के शर्मा जी नहीं, अभी वो संविधान का अंग है, उस पर तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक, घनश्याम तिवारी क्या आपत्ति है? वो संविधान में है। ठीक, भले हम इसकी आपत्ति जरूर करते हैं कि वो गलत तरीके से और एक तानाशाही मानसिकता ने उस समय इसको घनश्याम तिवारी जी, और उससे जो है देश के संविधान को आघात। घनश्याम तिवारी जी 50 साल पहले की बात कही गई, अब रुक जाइए के शर्मा जी, 50 साल पहले की बात कही गई, 50 साल पहले सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द को कैसे जोड़ा गया उसका जिक्र किया गया। विपक्ष अब कह रहा है आगे देखिए आगे, अब तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को फिर से खत्म करने जा रही है, ऐसा क्यों? सर म्यूट कर लीजिए, घनश्याम जी अनम्यूट।
नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। पहली बात की मांग क्या जनता उठा रही है? क्या जनता चाहती है कि देश से समाजवाद समाप्त हो जाए? समाजवाद यानी कि वो गरीब उस सरकार के खिलाफ काम कर सके जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को के चंदों से चल रही है, चुनाव लड़ रही है और उनको दुनिया का सबसे अमीर बनाती जा रही है देश की संपदा देते हुए, जो 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में चंदा देते हैं। क्या देश का गरीब चाहता है कि समाजवाद संविधान से समाप्त हो जाए ताकि ये मुट्ठी भर पूंजीपति और मजबूत हो जाए? क्या देश का आम आदमी चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी 11 साल से प्रतिदिन टीवी पर हिंदू मुस्लिम बहस करती है, बटेंगे कटेंगे की बात कहती है, संविधान की धज्जियां उड़ा देती है, जिसने लव जिहाद से लेकर के लिंचिंग तक हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है, क्या देश का आम नागरिक चाहता है कि उनके बच्चे इस नफरत की बुनियाद पर अपना भविष्य संवारे? तो ये मांग तो देश का आम आदमी नहीं कर रहा है। और दत्तात्रेय जी कोई आम आदमी है भी नहीं, वो मोदी जी से भी बड़े खास आदमी हैं। तो क्या जिस संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये उसने अनूठी मांग की है? जब देश आज़ाद हो रहा था तो आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन था? आज़ादी की लड़ाई में क्या कंट्रीब्यूशन था? जब महात्मा गांधी जो राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनको गोडसे ने गोली मारी, जिसका पूरा परिवार कहता है कि वो आरएसएस की पद्धति पर यकीन करता था, आज भी कहता है, उस समय आरएसएस ने क्या किया था? मिठाई बांटी थी कि नहीं बांटी थी? क्या इनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चला था कि नहीं चला था? जब देश ने संविधान अडॉप्ट किया तो उस समय आरएसएस ऑर्गेनाइजर में क्या लिख रहा था? क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहा था? क्या वो तिरंगे की धज्जियां नहीं उड़ा रहा था? क्या वो मनुस्मृति की सराहना नहीं कर रहा था? जब जो सवाल उठाने वाला है उसकी आप पृष्ठभूमि देखिए तो आपको समझ में आता है कि जिस दिन से घनश्याम तिवारी जी, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत ये कहकर कही कि सोशलिज्म को खत्म करना चाह रहे हैं, ये सेकुलर जो हमारे देश की मूल भावना है उसको खत्म करने जा रहे हैं। मुझे बताइए ना, किसने कहा ये आपसे? दत्तात्रेय होसबोले साहब का बयान तो मैं खुद सुन रही थी, एक लाइन को सुनने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो उन्होंने नहीं कहा कि खत्म करने जा रहे हैं, या मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको खत्म कर दीजिए। मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे तो क्या ये सवाल देश का कौन हटा रहा है? मुझे बताइए ना। नहीं, अगर मगर पर तो देश नहीं चला करते ना, आपको भी पता है, कर रहे हैं, आपको भी पता है घनश्याम तिवारी जी। अगर आपके मन में शंका है कि ये हटाने जा रहे हैं समाजवाद को, ये हटाने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को, तो आप मेरे दर्शकों को बताइए ना, आपको कैसे लगा? किसने कहा आपसे कि 2 शब्द हम हटाने जा रहे हैं? 2 वाक्यों में अपनी बात रख रहा हूं। बोले। आज हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं कि 1947 से लेकर के 2025 तक आरएसएस सिलसिलेवार तरीके से ये प्रयास करता रहा है कि देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद समाप्त हो जाए, सिलसिलेवार तरीके से देश में आरक्षण समाप्त हो जाए। सिलसिलेवार तरीके से जब इनके पास ताकत आई है, ये अपने उद्घोष में ये प्रयास करते रहे हैं। आज की बहस उसी प्रयास का नतीजा है। और अगर हम इस प्रयास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें 2 चीजों को 2 सवाल पूछने चाहिए। क्या ये जनता का प्रयास है? और दूसरा कि क्या ये उस संगठन का प्रयास है जो हमेशा जनता के खिलाफ रहा है? लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर बहस करने की आजादी तो आपको भी है, मुझको भी है, और हर किसी शख्स को है। अगर किन्हीं 2 शब्दों पर कोई विचार करने के लिए कह रहा है और आप सीधे सीधे कह दें कि ये मंशा खराब है सरकार की और सरकार सेकुलर शब्द को हटाना चाह रही है, समाजवाद को हटाना चाह रही है, तो आप बताएंगे ना आधार कि सरकार ने कब कहा आपसे? सरकार के किस नेता ने कहा आपसे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि आजादी के समय से, जिस समय से संविधान देश ने अडॉप्ट किया, उस समय से आरएसएस का रुख स्पष्ट रहा है। वो मनुस्मृति के पक्ष में है, आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। चलिए, आपकी इसी बात को मान लेती हूँ। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, अब बीते 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बताइए एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी का या इस सरकार का जिसमें आपको लग रहा हो कि संविधान से इन 2 शब्दों को या संविधान की मूल भावना को बीजेपी खत्म करने जा रही है। एक प्रयास बताइए। कई प्रयास बताता हूँ। देश की संसद के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, संसद की बहसों में जाएंगे नहीं, जितने इतवार होते हैं उससे कम संसद की सिटिंग होगी, संसद में माइक बंद कर दिया जाएगा, कैमरा मोड़ दिया जाएगा, सैकड़ों सांसदों को हटा दिया जाएगा संसद से, चुनाव लड़ा जाएगा, आपकी बार 400 पार संविधान बदल देंगे। इन प्रयासों का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस तरीके से इन प्रयासों पर चर्चा करने लगूं, अगर इन्हीं तरीकों को अगर मैं इस संविधान के बदलाव से जोड़कर देख लूं, तो सबसे बड़ा गैर संवैधानिक तरीका तो 1975 में था, जब ये अमेंडमेंट लाया गया और उसमें सोशल और सेकुलर शब्द को अगर जोड़ा गया, सोशलिज्म और सेकुलर शब्द को अगर जोड़ा गया, तो पूछा गया था क्या, डिबेट्स हुई थी क्या, देश में एक राय बनाई गई थी क्या?
आप जोड़ रही हैं ना, आप ये मान रही हैं कि 11 साल में जो असंवैधानिक और संविधान को, लोकतंत्र को कमजोर करने के तौर तरीके इस सरकार ने अपनाए हैं, उसको हमें इमरजेंसी से जोड़ के देखना चाहिए। सर मैं नहीं मान रही हूँ, ये आप मान रहे हैं। मैंने आपसे, देखिए तिवारी जी सुनिए, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा था और आपने उसे बाकी मसलों में उलझाया। मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दीजिएगा इस बात का। एक प्रयास इस सरकार का ऐसा बताइए कि सरकार कोई अमेंडमेंट लाने की तैयारी में हो, सरकार की तरफ से आपने कोई चर्चा सुनी हो, पार्लियामेंट में आपने कोई चर्चा सुनी हो, अपने सोर्सेज से आपने कोई चर्चा सुनी हो कि ये सरकार सेक्युलर और सोशलिज्म को हटाने जा रही है, एक अमेंडमेंट लाने की तैयारी कर रही है। इन 11 सालों का ही बता दीजिएगा। 11 साल तो और दूर चले जाते हैं, अभी बात कर लेते हैं, 2024 की बात कर लेते हैं। अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे हम। समय समय पर आरएसएस के प्रमुख नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के समूचे मंत्रिमंडल से ज्यादा ताकतवर हैं, वो तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये प्रमुख नेता जिनके आशीर्वाद से बटेंगे कटेंगे वाले आदित्यनाथ जी को नहीं हटाया जा सका, जबकि अमित शाह चाहते थे, ये प्रमुख नेता बार बार कह रहे हैं मसलों पर पहुंच जा रहे हैं आप। सरकार ने क्या कदम उठाया आपको ये बताना था सर मुझे। बयानों पर जाऊंगी तो अनगिनत बयान है, और अभी के शर्मा जी ने बैठकर यही आपके सामने खंडन किया है, कहा नहीं बदलने जा रहे हैं। 2 शब्द मैंने स्पष्ट पूछा सर, सेक्युलर और सोशलिज्म से क्या कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं। एक वाक्य बोलूंगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो के शर्मा हो, वो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर संघ को मानता है, स्वयं का कार्यकर्ता मानता है, और सरकार को भी। सुनिए मैं आपको कोट करके सुना देती हूँ, फिर आप कहते हैं मैंने ऐसे कहा नहीं। मैं आपको कोट करके सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, बाद में इनको निकालने का प्रयत्न हुआ नहीं, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के तर्क वितर्क हुए। क्या ये रहने चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे, तो इसके उद्देश्य का क्या है? विचार करना चाहिए। तो विचार करना क्या लोकतंत्र में अधिकार नहीं है किसी का भी? बिल्कुल। लेकिन अगर आप 75 साल से देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अवहेलना करते रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आपको कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े करने चाहिए। अगर आरएसएस और बीजेपी की मंशा खराब है तो कांग्रेस का क्या कीजिएगा, जिसके बराबर में आप बैठे हैं, साथ में बैठे हैं? तिवारी जी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया था संविधान को। कांग्रेस ने तो कुर्बानियां दी आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों से कंधा मिला के नहीं लड़े। बदलाव है, 75 की इमरजेंसी याद नहीं रहती, कुर्बानियां याद रहती है। चलिए ठीक है, वारिस पठान जी, यहाँ एक लड़ाई शुरू हो गई है, भगवा ब्रिगेड वर्सेस सेकुलर ब्रिगेड। आप कहाँ हैं इसमें? आ रही हूँ, के शर्मा जी आ रही हूँ। 3 मेहमान और इनको इंक्लूड कर लूं, फिर आती हूँ। बोले वारिस पठान जी। कि देखिए प्राची जी, हम तो संविधान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, मगर यहाँ बीजेपी और आरएसएस की नीयत आप देखिए कैसी है। पूरे देश से सारे मुद्दों से ध्यान भटका के फिर से आ गए। इनको देश में प्यार मोहब्बत इससे अच्छा नहीं लगता। इनको चाहिए कि बस नफरत किसी भी तरह चले और हमारा काम बनता रहे। अभी आरएसएस आज सिखा रही है अपने को सब कुछ। ये कहाँ थे आज़ादी के वक्त? मेरे को बताइए अब आज़ादी में क्या इनका योगदान था, क्या हिस्सा था? 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया। अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में इन्होंने लहराया नहीं है तिरंगा। इनके लिए अपशगुन था, इनके लिए तो शगुन था भगवा कलर। और आज यहाँ पे सेकुलरिज्म हटाना चाहते हैं। अरे हमारा देश दुआई देता है सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं विश्व भर के अंदर, और मोदी जी खुद बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और उसके बाद जब ये अचानक सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, जब पूरे विश्व ने देखा कि जब सारे 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हो गए तो किस तरह हमने दुश्मन मुल्क की धज्जियां उड़ा दी। ये तमाम चीज हो गई, तो अब इनको वापस से नया सूझा के सेकुलरिज्म हटा देंगे। हम यही बोल रहे ना कि संविधान को बचाना है। लड़ाई क्या हो रही है बीजेपी आरएसएस से आज पूरे देश की या ओपोजिशन की? समझ लो तो एक ही है, संविधान सर्वोपरि पर है। संविधान को हमको बचाना है किसी भी कीमत पर, जिसका गला घोटना चाहती है बीजेपी की सरकार और आरएसएस। इनको चलो क्या मिलेगा सेकुलरिज्म हटा के? आप क्या करना चाहते हो? जरा सवाल तो करो उनको। सोशलिस्ट हटा के इनको क्या फायदा होने वाला? एक ही नफरत। अरे यार, हर जाति के लोग रहते हैं। पूरा हमारा भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करता है, अपना अपना जो भी फंडामेंटल राइट है उसको फॉलो करते हैं। मगर इनको ये सब चीज पसंद नहीं है। ये डेमोक्रेसी को ही नहीं मानना चाहते, ये तो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए, बाकी कुछ हम नहीं मानेंगे। तो ये तो संविधान है। अब यही संविधान की शपथ लेके लोग प्राइम मिनिस्टर बनाए मोदी जी। एक बात बताएं, क्या इतना आसान है हमारे देश के संविधान में संशोधन करना या प्रियम्बल की मूल भावना से छेड़छाड़ करना? वारिस जी, क्या इतना आसान है? मैं आपकी बात मान लूं कि आरएसएस तो सालों से, आरएसएस तो अपने जन्म से ये कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, बयान आते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, जैसा आरोप आप लगाते हैं, क्या कोई कर पाया? जी
अरे भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ले लिया ना ये लोगों ने। आज अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलो तो लोग बोलेंगे ना इंडिया के खिलाफ बोला। अरे इंडिया इज नॉट बीजेपी, बीजेपी इज नॉट इंडिया। लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। वारिस पठान को अधिकार है अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी प्रधानमंत्री है, तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर किसी राज्य का सीएम कुछ गलत कर रहा है तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। रोका जाता है तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाने की बात हो गई क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ले जाने की बात नहीं हो गई? एक इंसान को एक तरह का प्रैक्टिस करने का रिलीजन अलाउड है, दूसरा अगर कुछ कर ले, दूसरा समझो माइनॉरिटी का आदमी ने अगर कुछ कर लिया तो नहीं, ये अलाउड नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी का धज्जिया नहीं उड़ा रहे ये लोग। आप क्या बात कर रहे हो प्राची जी? मैं आपको बताता हूं, हर रोज संविधान की धज्जिया उड़ाने का काम किया जा रहा है। आप कुछ नहीं समझ में आता तो इतना बड़ा भाषण देने को आ गए। सेक्युलरिज्म निकाल देंगे यहाँ से, सोशलिस्ट निकाल देंगे। अरे कल तो बोलेंगे कि सारे जो प्रावधान है सबका अमेंडमेंट कर देंगे, एक ही चीज चलाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको। ठीक है, तो क्या देश सभ्यता रहेगी हमारे देश में? फैज खान जी, ये समझाइए जो वारिस पठान जी के जहन में एक चिंता पैदा हुई सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द को लेकर, क्या ये वाकई में हट जाएगा? क्या ये इतना आसान है इसको हटा दें? ये मतलब क्या है अगर ये बातें कही जा रही हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने। आदरणीय प्राची जी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द रहना महात्मा गांधी की रूह पर तमाचा है, क्योंकि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर अच्छे से जानते थे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द का पिता कार्ल मार्क्स है, जिसने साम्यवाद की अवधारणा दी, और उसी का अपभ्रंश रूप समाजवाद है, जिसने धर्म को मानव के लिए अफीम कहा। उसी का अपभ्रंश रूप धर्मनिरपेक्षता है। इसलिए महात्मा गांधी साम्यवाद की जगह रामराज शब्द का इस्तेमाल करते थे और धर्मनिरपेक्षता की जगह धर्म सापेक्षता मानते थे। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए तो हम पूछते हैं, क्या राजनीति में अधर्म होना चाहिए? हमने 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को जिस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया था, उस संविधान में समाजवाद शब्द भी नहीं था और पंथ निरपेक्षता शब्द भी नहीं था। हमने जो आत्मार्पित किया उसमें यह नहीं था। मैं कहता हूं धर्म का क्या अर्थ होता है? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, इसमें अक्रोध होना चाहिए, इसमें सत्य होना चाहिए, ये सब तो होना चाहिए। यही तो धर्म है जो महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन इन लोगों ने मार्क्स की विचारधारा हम अच्छे से जानते हैं। भारत राम राज वाला देश है, इसलिए गांधी जी क्या कहते थे? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो दत्तात्रेय होसबोले जी ने बात कही है कि भाई विचार किया जाए। क्यों महात्मा गांधी, क्यों बाबा साहब अंबेडकर जैसे विद्वान इन शब्दों को संविधान में नहीं लाना चाहते थे? और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे डाला गया है अलग से। और ये खुद भी कह रही हैं कि जी 1973 केशवानंद भारती के समय इसे कहा गया था संविधान के मूल ढांचे का अंग है, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ था और उसकी छठी पहले हो गई थी। 76 में संविधान में शब्द आए और केशवानंद भारती वाले मामले में 1973 में यह बात पहले ही कह दी गई। यह भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इनकार नहीं किया जा सकता ना, जो डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें इन शब्दों पर चर्चा हुई थी और इसकी भावना से अंबेडकर जी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो भावना उसकी हमारे लिए शब्दों को वो सम्मिलित नहीं कर रहे थे। भावना थी, पर हमारा शब्द क्या था जो गांधी जी का दिया हुआ? वो रामराज शब्द था। हमारा शब्द तो समाजवाद था ही नहीं, धर्म सापेक्षता शब्द था। धर्म होना चाहिए राजनीति में, यह महात्मा गांधी जी की बात थी। हाँ, धर्म यानी कि पूजा परंपरा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। देश की खूबसूरती क्या है फैज खान जी? क्या है देश की खूबसूरती? फ्रीडम टू रिलीजन्स है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड रामराज, कि भाई वहां पर किसी के साथ पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वो आत्मा है हमारी। समाजवाद जो आप कह रहे हैं उसके लिए रामराज शब्द है, और जो आप धर्मनिरपेक्षता कह रहे हैं उसके लिए धर्म शब्द है, धर्म सापेक्षता शब्द है। ये जो भावना है ना, ये भावना है धर्म को अफीम मानने वाली विचारधारा। यानी कि आप नमाज हमारे संविधान में क्या है? हमारे संविधान में क्या अधिकार दिए गए? भारतीयों को क्या अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी रिलीजन है उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाए। कोई भी रिलीजन है उसे एक ही नजर से देखा जाएगा, सबको अपने अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। तो ये बहस क्यों छेड़ रहे हैं हम कि देश सेक्युलर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे देश तो सेक्युलर है भाई। और फिर मैं कह रहा हूं देश सेक्युलर इसलिए है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संविधान को बनाया
महात्मा गांधी की रूह उस संविधान में समाई। ये देश सेक्युलर इसलिए है कि आप उसको मौलाना धज्जियां उड़ाना आजाद चाह ने रहे हो उसमें अभी। अपना योगदान दिया। ठीक। सेक्युलर था, है और रहेगा। इसका अर्थ सेक्युलरिज्म का ये है कि सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। अरे भाई, हम अपनी ये अपनी चाहते हैं पूजा सेक्युलर पद्धति रहेगा, का जवाब धर्म को RSS खत्म होना नहीं किया नहीं चाहते जाएगा। हैं। और बार बार ये रजाकारों की पार्टी अरे के भाई लोग साहब, हमको हम लोग धर्म चाहते हैं कि निरपेक्षता देश सिखाएंगे। सेक्युलर रहे, ये मगर बार बार किसी की कमेंट पार्टी किए पर जा रहे नहीं हैं, बोलेंगे। कह रहे आरएसएस चले ने गए, तिरंगा नहीं फहर दे दिया। चले झूठ गए। बात बोलते किसी हैं। पर नहीं 1950 को तिरंगा आया, अच्छा, उसके रुकिए। पहले हर मंदिर में, हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे में कौन सा झंडा अपनाया जाता था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, फैज खान जी, राजा फैज ययाति खान से जी, लेकर फैज खान आज जी। तक एक भारत एक में करके कौन सा बात झंडा करते हैं, फहराया एक एक जाता है? करके बात ये करते भगवत ध्वज का हैं। अपमान मैं करते हैं। वारिस पठान जी, तिरंगा भारत की वारिस आन पठान बान जी, शान है। वारिस भगवा पठान भारत की जी। संस्कृति का प्राण है। ठीक है, इस बात वारिस को पठान समझ जी जाना चाहिए इन आप लोगों रुक को। जाइए प्लीज। वारिस पठान जी, फिर देखिए तुली जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। रज़ाकारों की वारिस पठान पार्टी जी मुझे काउंटर, धर्मनिरपेक्षता सिखाएगी। फैज खान जी की बात का एक काउंटर। वारिस जी, प्राची जी, मैं आपको खाली एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आपके स्टूडियो में बैठ के, प्राची जी आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपके स्टूडियो में बैठकर कोई अगर झूठ पे झूठ बोलता जा रहा हो तो आप उसके माइक को म्यूट कर दीजिए। दर्शक सच्चाई सुनना चाहता है। आपका फेक न्यूज तो चैनल नहीं है ना कि आप फेक न्यूज फैलाएंगे। फेक न्यूज अब बोलने वाले को पहले तो आप अवॉइड करिए, बुलाना। और जो आता है कैसे ये बताओ ना। अब बात नंबर 2 इंपॉर्टेंट, यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया कि आरएसएस ने हमारे तिरंगे का अपमान किया ही नहीं। अरे भाई साहब, 52 साल तक हमारे तिरंगे को नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। आपको और पता तुम है? रज़ाकारों का निजामी RSS झंडा ने लाल किले में फहराने गए थे कि तिरंगा फहराने गए थे? रज़ाकार कौन सा झंडा फहराने लाल किले में गए थे? हरे रंग का झंडा, पाकिस्तान का झंडा तिरंगा फहराने गए थे शहीद हो तुम? रहे थे आजादी के लिए। जाकर मैं लाल किले पे रज़ाकारों का झंडा फहरा दूंगा, हैदराबाद के हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। कौन बोला था? फैज खान जी, रुक जाइए, आरएसएस पर आरोप लगाने प्लीज वाले प्लीज रुक जाइए फैज खान जी। यहाँ ना उनके उस पर जा रहे हैं ना आप पर जा रहे हैं। कोई किसी पर पर्सनल जज नहीं जा रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा मौका दीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। चाहने वाले निकल पहली फुर्सत में पाकिस्तान। बेटा तुम लोग तो चाहते ही थे कि हैदराबाद में चला जाए, पाकिस्तान में चला जाए हैदराबाद। भारतीय है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो तोड़ाई की। अच्छा रुक जाइए प्लीज फैज खान जी। राजीव तुली जी, अरे हैदराबाद को ये लोग अच्छा राजीव तुली जी, आप दोनों प्लीज रुकिए। मैं वारिस पठान जी आपको भी रोक रही हूँ, फैज खान जी आपको भी। फैज खान जी, मुझे ऑडियो डाउन करानी होगी, रुक जाइए। राजीव तुली जी, ये बहस ऐसे वक्त पर क्यों छिड़ गई है? इन शब्दों का मतलब क्या है? और ये कहना कि इस पर विचार होना चाहिए, ये इमरजेंसी के वक्त में जोड़ दिए गए थे, बहस क्यों छेड़ी जा रही है? इसको भी साथ ले जाते तो अच्छा होता। आज झूठ नहीं सुनना पड़ता। रुक जाइए वारिस जी, वफादार बोले रह राजीव गए। जी। राजीव जी की आवाज है, वारिस जी की आवाज है। रज़ाकार वफादार रहेंगे, पाकिस्तान मांगने बोलिए बोलिए, आवाज बात में नहीं बोलो, उनको शांत कर दीजिए। बिल्कुल शांत है सर, सब बोलिए। धन्यवाद प्राची जी। मुझे लगता है कि लगभग डिबेट का अंत है जिसमें आप मेरे पास आई हैं। देखिए, आपके इस डिबेट पर बहुत ही समझदार प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और सबने अपने अपने कारण बताए हैं, परंतु आपने जो मूल प्रश्न पूछा है उस मूल प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। एक बात तो ये कि 3 बार प्रयास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इन शब्दों को संविधान में इंक्लूड करने का। तीनों बार बहुमत से इसका निषेध हुआ, बहुमत से मना किया गया। अभी कंचना जी बोल रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या बोला था। तो जब नवंबर 1948 में इसके लिए अमेंडमेंट लेकर के आए केटी शाह, तो बाबा साहब अम्बेडकर के, बाबा साहब भीमजी राव रामजी अम्बेडकर के शब्द में बोलता हूँ, आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट ऑफ प्रोफेसर केटी शाह. What should be the policy of the state, how the society should be organized in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and the circumstances. तो क्या ऐसा टाइम एंड सर्कमस्टांसेस जो है वो 1975 में जब पूरा का पूरा विपक्ष, जिसमें घनश्याम तिवारी जी की पार्टी के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, जिनकी एक बच्ची का जन्म उसी समय में हुआ जिसका नाम मीसा भारती रखा, वो सब लोग जब जेल में थे तो उस समय लोगों ने डिसाइड कर लिया था क्या कि इसको इंक्लूड कर दिया जाए. ये मूल प्रश्न है. इस मूल प्रश्न पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आख्यान देंगे बड़े बड़े यहां कर बैठ करके. आप मुझे बताइए, ये 6 लोग 7 लोग हम इस डिबेट पे हैं, इन 7 में से धर्मनिरपेक्ष कौन है? कौन है इनमें से धर्मनिरपेक्ष?
वारिस पठान भाई जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है क्या? वो धर्मनिरपेक्ष है क्या? वो 5 बार की, 4 बार की, 3 बार की नमाज नहीं पढ़ते क्या? घनश्याम तिवारी जो है वो अवसर आने पर मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेकते क्या? कंचना यादव का हो सकता है कि वो ना करती होंगी, उनके विषय में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, परंतु इनमें से धर्मनिरपेक्ष कौन है? ये सब धर्म सापेक्ष है। इनमें से जब हिंदू है मरेगा तो अंतिम संस्कार हिंदू धर्म रीति से ही होगा। धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं आप अधर्म की राह पर चलेंगे क्या? आप धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे तो आप क्या अधर्म सापेक्ष होंगे? आप सब अधर्म सापेक्ष है क्या? मूल पर चर्चा कीजिए ना, हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे मूल प्रश्न ही पूछ लेती हूँ राजीव जी, मैं आपसे मूल प्रश्न पूछ लेती हूँ। जो विपक्ष की शंका है उसे चलिए आप ही दूर कर दीजिए राजीव तुली जी। शंका ये है कि इस बहस को छेड़कर क्या धीरे से प्रियम्बल में से 2 शब्द निकलवाने की कोशिश की जा रही है? क्या फिर संविधान में छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है? ये शंका है विपक्ष की। मैं कह रहा हूं इस विषय पर बहस होने दीजिए ना समाज में। आप बहस भी क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये वो 2 गोलियां हैं जो संविधान की आत्मा, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा बोला जाता है। आप इस पर चर्चा तो कीजिए। और 75 में किसने मांगा था? मांगा था क्या किसी ने? झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके नेशनल टीवी पे। घनश्याम तिवारी जी एक जवाब दीजिए ना इस पर। देखिए यही तो बात है, इस देश में हर मुद्दों पर बहस होती है ना घनश्याम तिवारी जी, बहस होने की बात चल रही है, विचार होने पर बात चल रही है। आपने सीधा जोड़ दिया कि संविधान खत्म हो जाएगा। तीन बातें हैं। बात ये मैं आ रही हूँ फिर के शर्मा जी। 3 बातें। मैं कंचना जी, ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं कि अपने की धार्मिक हैं कि आध्यात्मिक हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि संविधान के मूल में एक राष्ट्र का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे होना चाहिए, या फिर जो महात्मा गांधी जी सोचते थे वो होना चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी सोचते थे, सरदार पटेल सोचते थे वो होना चाहिए। दूसरी बात कि ये इस बात को कौन उठा रहा है, इस बहस को कौन छेड़ रहा है? वो लोग जो महात्मा गांधी की हत्या में जिनके ऊपर आरोप लगे, मिठाई बांटी, संविधान की धज्जियां उस समय से उड़ा रहे हैं, तिरंगे की धज्जियां उस समय से उड़ा रहे हैं। किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। ऐसे बहस। अच्छा बोलने दीजिए राजीव जी, बोलने दीजिए, फिर आपको काउंटर का मौका दूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा, बोलिए। तीसरी बात, क्या जो लोग बहस छेड़ रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, वो देश का कमजोर तबका है या सबसे ताकतवर तबका है? ये वो तबका है जो प्रधानमंत्री से भी अपने आप को ऊपर मानता है। ये लोग देश में बहस कराना चाहते हैं। क्या इससे पहले इन्होंने बहस कराई है? क्या संसद में बहस कराई है? किसान बिल पे बहस कराई, किसी और मुद्दे पे कराई? ये बहस नहीं कराना चाहते। ये आपकी जुबान बंद करके अपनी जो मंशा है उसे स्थापित करना चाहते हैं, जो ये देश होने नहीं देगा। अंतिम बात कहूंगा, इस देश में जब पूरे देश के लोगों को सड़क से लेकर के एटीएम की लाइन में खड़ा करके प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो हम चुनाव जीत के चंडीगढ़ में, ये डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है। इसी तरीके से जब 1975 में ये 2 शब्द आए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती। 50 साल हो गए। अगर हिम्मत है तो आप ये 2 शब्द हटा के दिखा दीजिए। घनश्याम तिवारी जी, चलिए इस बात का जवाब तो के शर्मा जी देंगे। आप जो चैलेंज कर रहे हैं कि 2 शब्द हटा के दिखाएं, सरकार में के शर्मा जी की पार्टी वही बताएगी। बस मुझे इतना बता दीजिए सर, वो तरीका क्या गैर संवैधानिक नहीं था जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था? बिल्कुल समूची इमरजेंसी गैर संवैधानिक थी क्या? लेकिन क्या वो विचार देश की आत्मा से अलग था? या ये जो अभी जो फैज खान है, जब इनको सच्चाई बताई गई आरएसएस की तो फायर खान हो। सर सुनिए, घनश्याम तिवारी जी पार्टी तो तिरंगा लेके गई थी, अरे लाल किले में हरा झंडा लेके गए थे रजाकारों का। एक सेकंड रुक जाइए, फैज खान सच्चाई बताओ, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, 500 साल चर्चा करके राम मंदिर बनाई है, इतना धैर्य रखा है आप लोगों ने, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। आप कह चर्चा से सवाल का जवाब लेने दीजिए। 70 साल कोर्ट में चर्चा की है तब राम मंदिर बनवाए। घनश्याम तिवारी जी एक सवाल का जवाब लेने दीजिए, फिर के शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सर, एक बात अभी राजीव तुली जी ने कही थी, अम्बेडकर साहब को लेकर भी कही थी, उनको कोट भी किया कि जब ये बहस चली थी तो उन्होंने क्या कहा। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी इमरजेंसी के वक्त में कि 2 शब्दों को, आप भी मानते हैं ना, बेहतरी के लिए हो, बदलाव कोई अपनी जरूरत के लिए कर रहा हो या अपने मुफीद फायदे के लिए कर रहा हो, चर्चा तो होनी चाहिए ना इस देश के साथ। देखिए, इंदिरा गांधी जी देश की एक चुनी हुई प्रधानमंत्री थी जिन्होंने कई बार चुनाव जीते और देश के लिए न्यौछावर हो गई।
उन्हें लगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में ये जनता की भलाई के लिए कदम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और उसके बाद की सरकारों को लगता है कि ये दो गैर लोकतांत्रिक है, राजीव घनश्याम तिवारी जी, आप भूल जाते हैं, मुझे याद दिलाना पड़ेगा, वही पार्टी है जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे, वो अब वही पार्टी है जिसके नेता जेलों में गए थे। आज उन्हीं इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के वक्त किए गए कामों के लिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं। सर, अपने नेताओं के साथ तो न्याय कीजिए कम से कम। उस वक्त हर फैसले पर सवाल उठाए गए थे और आज आपको वो तरीका उनका संवैधानिक लगने लगा। कमाल है तिवारी जी। के शर्मा जी जवाब दें, फिर आ रही हूँ कंचना जी और तुली जी। मैं आ रही हूँ तुली जी, आपके पास भी आ रही हूँ, बस के शर्मा जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोले। देखिए, घनश्याम तिवारी जी अभी दो शब्दों की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी इस समय वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस का स्तुतिगान कर रहे हैं, ये उनका यही जो है उनकी समाप्ति का चरण है। लेकिन मैं ये अभी इन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाह रहे हैं और समाजवाद को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये कि विचार है, लेकिन इनके कर्मों में देखिए कैसे है। हजारों निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून डालना, ये धर्मनिरपेक्षता थी। सिखों को धर्म के आधार पर मार डालना, नरसंहार करना, ये आपकी धर्मनिरपेक्षता का परिचायक था। ये सारे पाप आप लोगों ने किए, मुलायम सिंह ने किए, हिंदुओं को मरवाया और दावे से कहा कि और लोगों को मरवाना है तो मरवा देंगे। दूसरी बात, समाजवाद को किसने समाप्त किया? आप समाजवाद का नारा लेके आपने पार्टी बनाई और परिवारवाद पे आ गए। खानदान का एक आदमी नहीं बचा जिसको चुनाव लड़ा के आप संसद तक नहीं पहुंचाते। कल मुलायम सिंह हटे तो अखिलेश यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और आने वाला भी समय शायद इसी यादव परिवार का होगा उसमें, उस पार्टी में। तो आप समाजवाद को तो आपने कलंकित कर दिया। समाजवाद बचा कहां? यही काम आरजेडी कर रही है। आज समाजवाद के, इसीलिए आज इंदिरा गांधी और कांग्रेस की स्तुतिगान हो रहा है, क्योंकि आज समाजवाद नहीं बचा, उसका सिद्धांत इनके अंदर नहीं है, इसीलिए परिवारवाद में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप लालू प्रसाद यादव से लेकर और तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप यादव से लेकर पूरा देखिए परिवार में, तो ये जो समाजवादी का ढोंग करते हैं, ये सब बदल गए। तभी आप ये आपातकाल का भी समर्थन करने लगे हैं। लेकिन आज ये कांग्रेस के उन सारे पापों का समर्थन कर रहे हैं। ना समाजवादी सिद्धांत बचे प्राची जी, ना धर्मनिरपेक्षता बची। धर्मनिरपेक्षता जब एक मुद्दे से आपको नुकसान हो चुका है और आपको पता है कि आपके नेता का एक एक बयान विपक्ष उसे जनता के सामने कैसे पहुंचाता है, ये संविधान बचाओ, ये संविधान खतरे में है वाला मुद्दा आप लोगों को कितना नुकसानदेह साबित हो जाता है, तो इस मुद्दे का खुलकर खंडन क्यों नहीं करते हैं आप क्यों इतिहास की बात करने लगते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि अगर कोई सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर बात करेगा, अगर उसे हटाने की बात करेगा तो हम इसकी खंडन करते हैं? बोल दीजिए आप। कंचना जी हो, घनश्याम जी हो, वारिस जी, सब नॉर्मल हो जाएंगे। प्राची जी सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि संविधान की इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा, और ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस फैलाती रही और उनके विरोधी दल, और लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद ये प्रोपेगेंडा फैला के अपना वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, जिसे जनता अच्छे से समझने लगी है। बोले कंचना जी, अब इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? न समाजवादी सत्ता में। कंचना जी देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट पूछा था। अच्छा बोले राजीव जी काउंटर कर ले, फिर आ रही हूँ मैं कंचना जी आपके पास। बोले राजीव जी। आप अगर रिबटल का टाइम देती है तो बोले राजीव जी बोले। आप अपनी डिबेट पे टोटल मतलब अनइंटरप्टेड समय देती है बाकियों को। बोलिए राजीव जी, मैंने आपको भी अनइंटरप्टेड ही समय दिया था, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी आपसे, तो बल्कि कोई काउंटर भी नहीं किया था मैंने। बोलिए। आपके चैनल पर बैठकर घनश्याम तिवारी झूठ बोल रहे हैं लगातार और आप उनको टोक नहीं रही है। राजीव जी आप सभी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, या मैं तय नहीं करती हूँ कि मेरे गेस्ट को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये मेरे मेहमान को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना मैं तय नहीं करती हूँ। बोले। चुनाव था, उस चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगा था, केस चल रहा था। आप कह रहे हैं इलेक्टेड मेंबर थी वो, उनको केस चल रहा था चुनाव जीतने पर। आपने कहा कि गांधी की हत्या पर संघ ने मिठाई बांधी। आप झूठ बोल रहे हैं। आप कोई एक ऐतिहासिक फैक्ट बताइए, अपने मन से चला रहे हैं आप। ये बताइए आप, जो सरकार ने कमीशन बनाया, जो उस कमीशन ने और उसके बाद हाई कोर्ट में दोनों ने संघ को एब्सॉल्व किया बापू की हत्या से। आप राष्ट्रीय टीवी पर झूठ बोल रहे हैं बैठ करके।
ठीक, तिवारी जी छोटा सा काउंटर कर लीजिए, फिर आ रही हूँ कंचना जी के पास। मुझे लगता है कि ये तुली जी ने ठीक बात बोली है। आपके सभी दर्शकों को बेसिक गूगल करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की हत्या पर आरएसएस ने मिठाई बांटी या नहीं बांटी, उनकी हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा कि नहीं वो एक आरोपी थे कि नहीं। घनश्याम तिवारी जी, बात ये है ना, आप आज बेसिक मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान में बदलाव होगा कि नहीं होगा। आप इतिहास को खींच के लाते हैं और कुछ इतिहास की गलत घटनाओं को भी आज सही बता रहे हैं आप। कंचना जी देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज मेरे ही डिबेट में कम से कम 3 से 4 बार मैंने के शर्मा जी से पूछा और उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कोट कर दिया कि हम कोई बदलाव करने नहीं जा रहे हैं, संविधान के प्रति हमारा सम्मान है। तो फिर ये बातें किस बिना पर बुनी जाती हैं? देखिए प्राची जी, एक तो कुछ लोग और इस डिबेट में झूठ बोले हैं, जैसे फैज खान साहब हैं, उन्होंने सीधे बोला कि गांधी जी सेकुलर और सोशलिस्ट हम नहीं चाहते थे। गांधी जी सर्वधर्म समभाव में इसके लिए राम राज था शब्द, सारा रिलीजन इक्वल है बिलीव करते थे। इसके लिए शब्द क्या था आदरणीय कंचना जी? अगर इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए। उसके लिए गांधी जी ने कौन सा शब्द दिया था ये बता दीजिए ना। साहब जी चुप रह लीजिए थोड़ा सा। आदरणीय कंचना जी, गांधी जी ने कौन सा शब्द दिया था उसके लिए? फैज खान साहब जी थोड़ा चुप हो जाइए, हम भी बात रख ले, आप अपनी बात रख लीजिए। आप काउंटर कर लीजिएगा, बोलें कंचना जी। और रही बात जब संविधान सभा की डिबेट चल रही थी प्राची जी, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बनी थी। उसमें कास्ट सेंसस एक था, ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हिंदू कोड बिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे भविष्य पर छोड़ दिए गए, भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिए गए और न्यायालयों पर छोड़ दिए गए। तो आखिर में जब सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म ऐड हुआ, चैलेंज हुआ, कोर्ट गया, कोर्ट ने उसके पहले आपने बोला 1973 में ही कैसे ऐड हो गया, जबकि हुआ था बाद में 75 में ऐड। इसलिए 1960 और 70 के दशक में बहुत सारे जो है राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम इस बेस पर, अदर रिलीजन के बेस पे हुए थे। उस केसेस में ये कोर्ट ने कहा था कि ये देश का जो प्रिंसिपल है, संविधान का जो नेचर है वो सेकुलर और सोशलिस्ट नेचर है और ये बेसिक प्रिंसिपल है। जो कोर्ट ने कहा, तो इस बेसिक प्रिंसिपल का जिक्र तो अंबेडकर जी ने भी किया था ना कंचना जी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इन 2 शब्दों को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं, या ये 2 शब्द सम्मिलित नहीं होंगे, ये पर्टिकुलर 2 शब्द सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। वो भी तो जानते थे ना इस देश का क्या रुख है, इस देश का क्या नेचर है, हमारे संविधान में किसको क्या आजादी मिल रही है, ये तो वो भी जानते थे। आपसे और मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। डेफिनेटली देखिए प्राची जी, समय के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे देश का डायरेक्शन क्या होगा इस पर भी निर्भर करता था। ओपन इकोनॉमी से मिक्स्ड, क्लोज इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी, और फिर ये ओपन इकोनॉमी जो पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी। कंचना जी लेकिन इतनी आप अच्छे के लिए कर रहे थे, आपको सेकुलर और सोशलिज्म डालना था कंचना जी, तो इमरजेंसी में ऐसा क्या हो गया था कि बिना किसी को आप सम्मिलित किए, बिना किसी की सहमति बनाए आप इन 2 शब्दों को डाल रहे हैं? आप इस पे सवाल करिए, लेकिन मैं तो इसी पर कर रही हूँ। आपसे बता रहे हैं 1946 से मेरे तो सारे सवाल ही इसी पर थे, मेरे तो सारे सवाल ही इसी पर थे कंचना जी, जवाब नहीं मिला। खैर मुझे इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया, आपसे भी कहा हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।